वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर, हम कहेंगे माफियाओं के ऊपर लगातार चल रहा है। मुख्यतः अगर बात करें बड़े बड़े अपराधियों की, तो लगातार संपत्तियों को कुर्क करना हो या और भी कई बड़े फैसलों से लेकर सरकार लगातार सुर्खियों में है। प्रयागराज जिले में प्रशासन की टीम ने अतीक अहमद की एक और अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। इस अभियान के अंतर्गत अब तक अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को कुर्क और ध्वस्त किया जा चुका है और अन्य भी बड़े बड़े माफियाओं पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या उनकी पत्नी अफसान अंसारी, उनके सालों पर भी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर गैर कानूनी रूप से धन कमाने का आरोप है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार की कार्रवाई से भी तक लगातार अगर देखा जाए अंसारी गिरोह की लगभग 48 करोड़ रुपए की कमाई बंद हो चुकी है। योगी सरकार ने अभी तक मुख्तार अंसारी के मछली कारोबार, वसूली, कोयला कारोबार, बुच्चड़ खाना समेत अवैध अतिक्रमण आदि पर तगड़ी चोट की है। इसके अलावा गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ में भी बहुत सारी कार्रवाई की गई है और ये लगातार चल रहा है। और जिस तरह से अब सरकार एक्शन में है, तो ऐसा लग रहा है कि जो अपराध का गठजोड़ है वो टूटेगा और कहीं ना कहीं उस गठजोड़ को टूटने के बाद लोगों को भय मुक्त वातावरण से मुक्ति मिलेगी। तो सरकार का एक्शन जो हो रहा है उसी पर आज हम बात करेंगे और उस एक्शन के रिएक्शन क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज खास मेहमान रहेंगे। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है। डॉन से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी और उनके दो भाइयों अनवर शहजाद और शर्जिल रजा पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट और समाज विरोधी गतिविधि एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसान अंसारी और उनके सालों पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और गैर कानूनी रूप से धन कमाने का आरोप है। इन पर अतिक्रमण करने का भी आरोप है, जिन पर योगी सरकार का चाबुक लगातार चल रहा है। अतीक अहमद पर भी योगी सरकार का हंटर लगातार चल रहा है। प्रयागराज जिले में प्रशासन की टीम ने अतीक अहमद की एक और अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया है। इसी अभियान के अंतर्गत अब तक अतीक अहमद की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को कुर्क और ध्वस्त किया जा चुका है। अभी अन्य माफियाओं पर भी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में और कितने माफिया सक्रिय हैं, और अगर अब माफिया पनप भी रहा है तो वो किसके शह पर काम कर रहा है। लेकिन इतना तय है कि योगी सरकार के हंटर से यूपी में कोई नहीं बचने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और आज हमारे साथ इसी पर खास चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी हैं, रिटायर्ड डीआईजी हैं लखनऊ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनय सिसोदिया है, सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय। अगर बात करें, क्योंकि सामाजिक आप कार्यकर्ता हैं और एनजीओ आप चलाते हैं, तो सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी एक बात होगी कि जिस तरह से सरकार अब कड़े निर्णय ले रही है खासकर अपराधियों के खिलाफ। तो मैं आपको बताऊं विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन में 133 गुंडे इनकाउंटर में मारे गए। इसके अलावा 800 पर कार्रवाई हुई। क्या आपको नहीं लगता कि अब जो है निर्णय जिस तरह से हो रहे हैं, उसमें पुलिस को कहीं ना कहीं एक कह दिया गया है कि अपराधी जेल में रहें, बाहर ना निकलें, अगर बाहर आप निकलकर अपराध करेंगे तो आपकी खैर नहीं। जी विनय सिसोदिया जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा भाई। जिस दिन से योगी सरकार आई है और योगी साहब के आने के तुरंत बाद, माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब के आने के तुरंत 10 दिन के अंदर में उन्होंने चेतावनी दी थी कि या तो बदमाश गैंगस्टर, वो दो जगह उनकी जगह है, या तो जेल है या वो जगह है जहां वो जाना नहीं चाहते। वो बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने बड़े जोर से इस बात को कहा था और उसके बाद यूपी के अंदर में क्राइम रेट को कंट्रोल करने के लिए जो मुहिम योगी सरकार के द्वारा शुरू हुई, वो मुहिम आज तक भी यूपी में देखने को नहीं मिली। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि नोएडा से मैं रहने वाला हूं और नोएडा की शो विंडो होने के बाद, इसकी राजधानी, कमर्शियल राजधानी यूपी की होने के बावजूद यूपी के अंदर में हर
हर तरफ गुंडों को या तो जेल या सीधे एनकाउंटर, और यही योगी सरकार का निर्णय है और यही प्रदेश की जनता ने इसके लिए ही उनको वोट दिया था कि भय मुक्त जो है वातावरण के साथ जो है यहाँ जनता रह सके। जी विनय, एक चीज और है, उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में आंकड़े दिए हैं कि 2018 की तुलना में अपराध कम हुए हैं, लूट 42% कम हुई है, बलात्कार 13% कम और डकैती 44% कम हुई है। आप इन आंकड़ों को किस तरह लेते हैं? क्या सरकार का वास्तव में, जो मैं कहूंगा, अंकुश बढ़ा है, चाबुक चला है, या सिर्फ ये आंकड़ों का खेल है? जी विनय जी। ये आंकड़ों का खेल कतई नहीं है। कारण ये है कि हमारे प्रदेश में आने पहले पूर्व की सरकारों ने, बसपा हो चाहे सपा हो, उन्होंने बदमाशों को, गुंडों को टिकट दी, वो एमपी और एमएलए हमारे बने, और हमारे रक्षक बनने की जगह वो हमारे भक्षक बन गए, और उन्होंने हम लोगों का शोषण किया, उन्होंने बलात्कार किए, उन्होंने जो है प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, उन्होंने गैंगस्टर किया, उन्होंने जो है गोलियां चलाई, दिन दहाड़े लोगों को मारा, प्रदेश में अराजकता का पूरा माहौल व्याप्त था। लेकिन ये योगी सरकार आने के बाद एक सन्यासी की सरकार ने ये दिखा दिया देश को, प्रदेश को, कि ये उत्तर प्रदेश वो प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश है, ये उत्तम प्रदेश है, ये उत्तम प्रदेश है। विनय, अगर जी बिल्कुल, और लगातार आप ये कह रहे हैं कि ये आंकड़ों का खेल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराध भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आपकी, इतना कुछ होने के बाद भी इनकाउंटर भी हो रहे हैं, डेली लोग पकड़े भी जा रहे हैं, कड़े से कड़े निर्णय भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये ग्राफ में कहूंगा बढ़ता जा रहा है। चाहे नोएडा हो, चाहे वो गाजियाबाद की बात हम कर लें, आपके सामने ही है, बहुत भयानक, दिल दहला देने वाली घटनाएं अभी बीते दिनों ही हुई हैं। जी विनय सिसोदिया जी। देखिए, उत्तर प्रदेश का यदि भौगोलिक इतिहास देखने की आप कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश कितने स्टेटों से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश सिर्फ स्टेटों से नहीं जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो विदेशों से जुड़ रही हैं। एक तरफ हमारे पास लखीमपुर खीरी है, एक तरफ सोनाली बॉर्डर है, एक तरफ हमारे पास ये दिल्ली, हरियाणा और आजू बाजू के उत्तराखंड जैसे स्टेट्स हैं। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और इस प्रदेश की जो हालत पिछली सरकारों ने की है, उसकी वजह से इस प्रदेश को करने के लिए लगातार मुहिम की आवश्यकता है। और योगी सरकार को आए हुआ 3.5 साल हुए हैं। 3.5 साल में आप सोचें कि इस बात का सफाया हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3.5 साल के अंदर में जितना काम हुआ है, उस काम से प्रदेश की जनता भय मुक्त हुई है और उसने अराजकता के माहौल से मुक्ति पाने की कोशिश की है। योगी सरकार लगातार उसमें सफल हुई है। अभी हाल ही में बिक्रू कांड जो हुआ है, उसको किस तरीके से घेर के मारा गया है, उसको किस तरीके से घेरा गया है, ये योगी सरकार की उपलब्धि को बताता है, दर्शाता है। पर विनय, अगर हम बात करें, जिस तरह दिल्ली और यूपी की सीमाओं को अपराधियों का पार कर लेना बड़ा आसान सा हो गया है, ये एक सबसे अहम सवाल है कि अपराधी अपराध करता है और भाग जाता है, सीमाएं पार कर जाता है, कई कई जिले पार करके चला जाता है, चाहे वो उत्तराखंड जाए, चाहे हरियाणा जाए और चाहे दिल्ली जाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि अपराधी ने अपराध किया और भाग गया। ऐसे में क्या चीज ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत तत्काल प्रभाव से अगर कहीं अपराध हुआ है तो जो बॉर्डर की सील होने की बात होती है, उनको सील कर दिया जाए और अपराधी वहां से बाहर ना निकल पाए? ये भी बड़ी अपने आप में एक चुनौती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बॉर्डर सील कर दिए जाए, बॉर्डर के ऊपर पुलिसिंग करी जाए, बॉर्डर को जो है पूरी तरीके से इस तरीके से मुस्तैद किया जाए जैसे कि देश की सीमाएं मुस्तैद की जाती है। और योगी सरकार इस काम को करने में सफल रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि नोएडा का बॉर्डर दिल्ली के साथ लगता है और नोएडा अपने आप में कमिश्नरी गठित करके योगी सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि अपराध के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। और इस चीज को प्रबल करने के लिए उसने कमिश्नर गठित किया। ये यूपी में सिर्फ 2 जिलों में हुआ है, एक नोएडा और एक लखनऊ। जी, ये अपने आप में बड़ा अहम निर्णय था और इस निर्णय का काफी विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी योगी जी ने एक कड़ा निर्णय लिया। हमारे साथ पूर्व डीआईजी महेश कुमार मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं और उनसे भी जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि अगर हम बात करें, पहले तो महेश कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश जी, क्योंकि आप पुलिस से ही हैं, डीआईजी आप रहे हैं,
आज आपको क्या लगता है कि पुलिस को जिस तरह सरकार ने खुली छूट दी है, तो ये पुलिस को छूट देने का नतीजा है कि अपराधियों पर लगातार मैं कहूंगा चाबुक चल रहा है? कैसे देखते हैं आप, महेश कुमार मिश्रा जी? देखिए, पुलिस का स्वतंत्र होना और पुलिस को कार्रवाई के लिए स्वतंत्रता देना, पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप न होना, ये सब अपराध पर अप्रोक्ष रूप से प्रभाव डालती है चीजें। यदि आप पुलिस को खुली छूट से मतलब ये नहीं है कि पुलिस स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए जी। पुलिस स्वतंत्र है केवल एक विधि पूर्वक कार्रवाई करने के लिए और विधिक कार्रवाई और उस कानून की सीमा के अंतर्गत रहते ही कार्रवाई करने के लिए। कानून से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, पुलिस को भी नहीं है जी। पुलिस चाहे खुली छूट से कभी कभी लोग ये अंदाज लगाते हैं खुली छूट का मतलब यह है कि पुलिस जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं है। पुलिस को विधिक रूप से कार्रवाई करने के लिए और पुलिस की कार्रवाई में यदि हस्तक्षेप कम होता है तो पुलिस को निर्णय लेने में बड़ी आसानी होती है और कठोर से कठोर निर्णय पुलिस ले सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देखिए, पुलिस के साथ पुलिस का जो संपर्क है ना वो जनता से टूट गया है, आम जनता से, चलते हुए आदमी से पुलिस का संपर्क इससे टूटा है कि पुलिस ने पहले तो आप देख रहे होंगे थानों पर किसी अच्छे व्यक्ति का आना जाना बंद हो गया है जी। पहले थानाध्यक्ष पहुंचता था तो इलाके के जो बड़े संभ्रांत व्यक्ति होते थे वो आकर अपना परिचय देते थे, बिल्कुल, और बड़ी अच्छी एक मीटिंगें भी लेते थे, वो लगातार वो मीटिंगें चलती रहती थी। आजकल वैसा कुछ दिखता नहीं है कहीं पे भी जी। महेश जी, चल रही है, लेकिन मीटिंग में वो लोग आते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है जी। मीटिंग में वो लोग आते हैं जो कि बैठकर कहते हैं कि थानाध्यक्ष साहब जब से आप आए तब से अपराध बिल्कुल रुक गया है, थम गया है जी। जो केवल चाटुकारिता के लिए वहां आते हैं जी। असलियत ये है कि कोई भला आदमी उस मीटिंग में भी नहीं आता होता हूँ आपको मैं। यदि आप किसी भी थाने पर जाएंगे तो उस मीटिंग में आपको उस इलाके के बहुत अच्छे इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर या प्रसिद्ध एडवोकेट या वो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वही लोग छठे छटाए लोग वही उसमें मीटिंग में आते हैं। यदि आप कोशिश करें कि पुलिस कोशिश करे और उन लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश करें जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड अध्यापक हो, प्रिंसिपल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ट्रेडर हो, वकील हो, जो अच्छे लोग हैं, यदि उनके संपर्क में आए और उनको यदि इज्जत दे और उनको आए बुलाए उनको, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। पुलिस के पास दिक्कत यह है कि इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आना बंद हो गया है। यदि आज जनता के साथ संपर्क जुड़ जाए पुलिस का तो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा और कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा जी। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा आपने एक सवाल उठाया है और ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि पुलिस का संपर्क, क्योंकि संपर्क के ऊपर ही सारा खेल है। देखिए, जानकारी मिलेगी आपको, पुख्ता जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई समय पूर्व होगी, ये सबसे अहम बात है। हम एक और बात जाननी चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार आंकड़ों की बात हो रही है और बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि आप तो खुद पुलिस में हैं, पुलिस और अपराधियों का भी गठजोड़ बहुत जगह देखने को मिला है। इसे तोड़ने में कहां मैं कहता हूं चूक रह जाती है, क्योंकि ऐसे भी कुछ कड़ियां मिली हैं कि जहां आपसी गठजोड़ सामने आया है जी। देखिए, जिले में यदि गठजोड़ है, जिले में पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है वो एक वहां का सबसे उच्च अधिकारी है, उसके बाद जिले में कोई नहीं है जहां तक पुलिस का ताल्लुक है। और यदि पुलिस के अंदर उस जिले में भ्रष्टाचार है या उसके अधीनस्थ भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो उसके संज्ञान में आ रहा है और वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अप्रोक्ष रूप से उसने उनको शय दे रखी है। और यदि उन कर्मियों पर, यदि उन अधिकारियों पे उस पुलिस अधीक्षक के स्तर से ही कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से लगाम लगेगी। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जहां तक देखिए, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई भी सरकार रही हो और कोई भी सरकार आज हो या पिछली सरकार रही हो, हर सरकार में थानाध्यक्षों की तैनाती में हस्तक्षेप, सिपाहियों की तैनाती में हस्तक्षेप, कौन सी चौकी पे कौन दरोगा जाएगा इससे हस्तक्षेप। नतीजा ये होता है कि पुलिस के अंदर एक बड़ी भ्रांति पैदा हो गई है पुलिस के अंदर कि हम यदि फला नेता को पकड़ लेंगे जो प्रभावशाली नेता है जिले का, तो हम एक अच्छा थाना पा जाएंगे। वो पुलिस अधीक्षक पे दबाव बना देगा कि हम एक थानाध्यक्ष, हम एक अच्छा थाना पा जाएंगे। इस तरह की जो मानसिकता पैदा हो गई है, तो उसने क्या किया उस मानसिकता ने कि जो कभी पुलिस अधीक्षक के मुंह की तरफ देखता था उसका अधीनस्थ, वो अब नेता की तरफ देखने लगा है। अब वो देखता उनकी तरफ कि ये यदि इनकी कृपा मेरे ऊपर हो गई तो मैं एक अच्छी पोस्टिंग पा जाऊंगा। और ये जो बात है, ये जो चीज है, ये केवल थानाध्यक्ष या सिपाही लेवल तक नहीं है, अब ये बढ़कर
डिप्टी एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, एसपी हो, डीआईजी, आईजी हो, ये वहां तक बात जा पहुंची है। सब जो है वो देख रहे हैं, क्योंकि अब आपकी पोस्टिंग जो है, आपकी तैनाती जो है, आपकी योग्यता के आधार पर नहीं। मैं ये नहीं कहता कि 100%, 10%, 5% आपकी योग्यता के आधार पर हो सकती है, योग्यता के आधार पर। अदरवाइज पोस्टिंग जो है वो आपके ताल्लुकात के आधार पर होगी, आपके कितने कनेक्शन। बिल्कुल, राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें जिस तरह से आप बता रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है, और वो सिपाही से लेकर और आईजी, डीआईजी सब जगह आप कह रहे हैं कि ऐसा है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात हम एक और कहेंगे, क्योंकि महेश जी अगर देखा जाए हर तरफ जब ये बात आती है कि बड़े अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी है, या ये पता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे केस है और पुलिस चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां एक मंच पर आकर उस बात को कह नहीं पाती कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं फिर वही खेल होता है जो कहते हैं कि जो वोट की राजनीति, तो जो अपराधी है उसके लिए काहे को वोट की राजनीति और किस चीज की राजनीति? ये राजनीति शब्द ही ऐसा है कि जिसकी वजह से बहुत सारे अपराधी बच निकलते हैं। जी, ऐसा है कि देखिए, अपराधी को क्या चाहिए? अपराधी को बचाव चाहिए पुलिस कार्रवाई से। वो पुलिस की कार्रवाई से बचना चाहता है, और यदि वो पुलिस की कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, वो रास्ता है राजनीतिक संरक्षण का। यदि उसे राजनीतिक संरक्षण मिल जाएगा तो उसका बचाव हो जाएगा, और यदि राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा तो उसका बचाव नहीं हो पाएगा। इसी प्रक्रिया ने, राजनीतिक संरक्षण लेने की प्रक्रिया ने ही, आप देखते होंगे कि जब एक चुनाव से दूसरा चुनाव, ये चुनाव होता है तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी में एक बड़ी उछलकूद शुरू हो जाती है, और वो खासतौर से उस पार्टी में जो पार्टी सत्ता में आती है, जो पावर में आती है, तो वहां पर तमाम डिफरेंट सोर्सेज से लोग आना शुरू जाते हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, और जब वो टिकट्स मिलती है, जब वो चुन के आते हैं वो लोग, तो उसमें भी करीब 30% वो लोग आ जाते हैं जिनका की आपराधिक पृष्ठभूमि है और जो बिल्कुल लिप्त रहे और संगीन अपराधों में लिप्त रहे। तो जब इस तरह की पृष्ठभूमि के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उनके जो साथ में, उनके साथ जुड़ने वाले लोग जो हैं वो भी वही लोग जुड़ते हैं। तो हर जिले में दिक्कत ये है, आप आज मौजूदा परिस्थिति देखें कि माननीय मुख्यमंत्री तो लखनऊ बैठे हैं, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, वो सब बैठे हुए जिले में। पार्टी और गवर्नमेंट में फर्क भूल गए हम। पार्टी अलग होती है, गवर्नमेंट अलग होती है। गवर्नमेंट निश्चित रूप से वही फॉर्म करेगा जिसकी की मेजोरिटी है, लेकिन पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, पार्टी अपना काम करेगी। पार्टी का अपना काम है, गवर्नमेंट का अपना काम है, लेकिन हम ये फर्क ही भूल गए। और फर्क इसलिए भूल गए कि हम आजादी के बाद 30-40 साल एक ही पार्टी के शासन में रहे, तो हमें यही नहीं पता लगता था कि ये इस पार्टी का शासन या गवर्नमेंट किसकी है। हम तो कहते थे साहब इन्हीं की गवर्नमेंट है। तो वो जो कंसेप्ट है, वो जो एक हमारी भ्रांति है, वो आज तक जिंदा है, वो आज तक चली आ रही है। हम कभी यही नहीं सोच पाते कि भैया गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, माननीय मुख्यमंत्री उसके हेड है, मिनिस्टर जो है वो उनकी कैबिनेट के मेंबर्स, जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो सब एक पॉलिटिकल हेड्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कार्यकर्ता भी जो है, जो जिला लेवल पर कार्यकर्ता, वो इस तरह से बात करता है जैसे कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा हो, जबकि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो पार्टी का हिस्सा हो सकता है। तो पार्टी गवर्नमेंट फर्क है। अब वो दबाव बनाना शुरू करता है। अब आप देखिए कि इस दबाव के कारण ही, इस दबाव को, यानी दोनों तरफ से दबाव है। यानी पब्लिक का ही प्रेशर है, जो प्रेशर ग्रुप्स है, चाहे वो वकील हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे व्यापार मंडल हो, चाहे स्टूडेंट्स यूनियन हो, तो उनका ही प्रेशर है। और प्रेशर ये भी लोकल प्रेशर है। तो हर तरह से जो प्रेशर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो भी आप कह सकते हैं, सारे प्रेशर काम कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। बिल्कुल, ये राजनीति में प्रेशर टैक्टिक्स ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक है, और लगातार हर कोई चाहता है कि मेरी चले, भले ही मैं कुछ भी कहूं, बस चले मेरी। तो ये एक रहता है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि समय कम है, कि जिस तरह अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है लगातार और उस पर कार्रवाई हो रही है, ये कितना बड़ा निर्णय आप मानते हैं कि इससे अपराध को रोकने में कितना सक्षम निर्णय है? जी, तो तोड़नी पड़ेगी आपको। ये जो कमाई हुई है, जो इन अपराधियों ने कमाई की है, तो वो कोई सत्संग करके और कोई बहुत ये चैरिटेबल काम करके इन्होंने कमाई नहीं है। ये सब वो है जो अपराधों से अर्जित किया इन्होंने संपत्ति अपनी। जो आज ये लाखों करोड़ों के जो संपत्ति अर्जित की है इन लोगों ने, करोड़ों अरबों रुपए की, तो ये कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया हो, मानवता के लिए कार्य किया हो। ये सब अपराध करके ही इन्होंने अर्जित किया है। तो इनकी तो आर्थिक जो रीढ़ है, जो स्पाइन है, जैसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जब तक वो नहीं टूटेगी आर्थिक,
तब तक ये बाज नहीं आएंगे और बहुत जरूरी है ये जो कुर्की कार्रवाई। लेकिन मैं बताऊं आपको कि कार्रवाई ये सतत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सतत कार्रवाई का मतलब है 365 दिन। ये नहीं कि अभियान के तहत कार्रवाई की फिर आप अपने घर जाके बैठ गए। ये कार्रवाई लगातार होनी चाहिए और 365 दिन होनी चाहिए। हर आदमी दिमाग में घूमना चाहिए कौन अपराधी है, कुछ अपराधी की हम संपत्ति कुल कर सकते हैं। गैंगस्टर एक्ट में पूरी आपको ताकत है कि आप कुल कर सकते हैं संपत्ति। तो आप ये जब तक इनका आर्थिक तंत्र नहीं तोड़ेंगे, ये जब तक तब तक ये आप जी बिल्कुल महेश कुमार मिश्रा जी, आपके बहुत ही सही कहना है कि जब तक आर्थिक रूप से उसे कमजोर नहीं किया जाएगा तब तक अपराध कैसे रुकेगा, क्योंकि बड़े बड़े अपराधी हैं, बड़े बड़े उनके पास फंड है, बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहे जो चाहे वो कर लेते हैं। सरकारों के अंदर उनकी जो घुसपैठ है वो बहुत ज्यादा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश मिश्रा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और विनय सिसोदिया जी, समय का मैं 1 मिनट में अपनी बात रखिएगा कि जिस तरह लगातार अपराध पे मैं कहूंगा अंकुश भी लग रहा है लेकिन वैसे ही बढ़ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह कोरोना में जो बेरोजगारियां बढ़ी है वो भी अपराध को बढ़ने में अब देखिए आप लगातार कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो पहले नहीं दिखती थी, तो वो घटनाएं भी बढ़ी हैं, तो बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। जी रविंद्र भाई, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कोरोना काल में जो कुछ हुआ है ये देश और विदेश के लिए पहली दफा हुआ है। इस विषय पे बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं, इसमें एंटर करने से कोई फायदा नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश उत्तर प्रदेश की। उस उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरीके से योगी सरकार ने इन बाहुबलियों का, इन गैंगस्टर्स का कमर तोड़ के, क्योंकि ये जेल में जाते थे, अपनी संपत्तियों को बचा ले जाते थे और फिर बाहर निकलने के बाद में अपना राज साम्राज्य स्थापित कर लेते थे, उसकी रीढ़ की हड्डी पे जो चोट हुई है इस बार बाहुबली अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और हमारे नोएडा के रहने वाले जो है मिस्टर भाटी, उनकी रीढ़ की हड्डी पे जो चोट हुई है वो चोट अब असहनीय हो जाएगी इन लोगों के लिए। और आने वाले टाइम में जो समय बचा हुआ है योगी सरकार का, और शायद आने वाला समय भी योगी सरकार का है, और ऐसी कार्रवाइयां हम लगातार देखते रहेंगे। जी ऐसा लगता है, आपका भी कहना है कि लगातार ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। योगी सरकार के कड़े फैसलों से सभी के पसीने छूटे हुए हैं, लेकिन अब आगे माफिया कम होगा या बढ़ेगा ये तो समय ही बताया। राजनेताओं की सह पर माफिया पलता रहता है, ये बड़ी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया से लेकर प्रशासन के लिए कड़े फैसले के लिए हमेशा आगे रहते हैं। निलंबित आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति के मामले को लेकर भी सरकार सुर्खियों में, जिसमें सरकार ने सभी की संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरह लगातार सरकार कठोर निर्णय ले रही है, ऐसा लगता है कि आने वाला समय अपराध मुक्त हो सकता है अगर लोग भी सहयोग करें। तो आज सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।